नई बहू लाई दहेज में जादुई बच्चे। करिश्मा एक गरीब असहाय अनाथ लड़की थी जो अपना पेट पालने के लिए शामू नाम के आदमी के साथ काम करके उसके ठेले पर आए ग्राहकों को संभालती थी। पैसों के बदले में वो शामू से खाना लेकर घर की ओर बढ़ती है, जहां सुनसान रास्ते पर उसका प्रेमी पार्थ आकर कहता है, करिश्मा कैसी हो तुम? ठीक ही हूँ। वैसे हमारी शादी का क्या हुआ? बात की तुमने अपनी मम्मी से? करिश्मा माँ से बात तो की है, पर माँ हमारे रिश्ते के लिए मान नहीं रही है क्योंकि तुम गरीब हो, दहेज वगैरह की बात कर रही है। पर मैंने भी माँ से कह दिया है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। पार्थ, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मुझसे प्यार मत करो, तुम्हारी माँ नहीं मानेंगी। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। करिश्मा, माँ को जो चाहिए मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब है। और तुम बहुत अच्छी हो और काफी हो, तुम मुझे अच्छे से घर संभाल लोगी, मैं जानता हूँ, परेशान मत हो। यह कहकर पार्थ वहां से चला जाता है और करिश्मा भी आगे चलने लगती है कि उसे 3 छोटे छोटे बच्चे रोते हुए वहां मिलते हैं। तभी करिश्मा कहती है, क्या हुआ? इतने प्यारे प्यारे बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? दीदी दीदी, मुझे और मेरे दोनों भाई बहनों को भी बहुत भूख लग रही है। हमने कल शाम से कुछ भी नहीं खाया है। मेरी छोटी बहन बहुत रो रही है, कुछ खाने को दो ना। भूख लगी है भैया, बताना है। हले हले हले, ये छोटी सी प्यारी सी लड़की तो बहुत क्यूट है और तुम दोनों बच्चे भी बहुत प्यारे हो। तुम्हें भूख लग रही है ना? ऐसा करो, ये खा लो, बहुत अच्छी आलू पूड़ी है इसमें। हाँ दीदी, ये तो हमें बहुत पसंद है। करिश्मा के कहते ही तीनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। तभी करिश्मा पार्थ की बातों को सोचकर आंसू बहा रही होती है। ये देखकर चिंटू कहता है, अरे दीदी, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा चिंटू। अरे दीदी, थोड़ा सा तो बता दो, क्या हुआ है? वो मेरी शादी नहीं हो रही है क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, अब आपकी शादी जरूर होगी। पर कैसे? तभी चिंटू जादुई रोशनी के साथ ढेर सारे सोने के सिक्के देता है। फिर मिंटू जादू से हीरे की बरसात करता है। फिर किट्टू अपने जादू से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना उसके सामने प्रकट करती है। ये देखकर करिश्मा हैरानी से कहती है, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तुम तीनों तो बहुत ही छोटे बच्चे हो और ये सब जादू कैसे कर रहे हो? सोना, हीरे, इतना सारा खाना। फिर तुमने मुझसे खाना क्यों मांगा? दरअसल हम यहाँ पर किसी नेकदिल जरूरतमंद की मदद करने के लिए आए थे, पर कैसे और किसकी करें ये समझ नहीं आया। इसलिए हमने सोचा जो हमें खाना खिलाएगा हम उसकी मदद करेंगे। इसलिए आप अपने ससुराल वालों को कह दीजिए कि अब आप गरीब नहीं हैं, उनको जो भी चाहिए अब हम 3 बच्चे उनकी मांग पूरी करेंगे। इससे आपकी शादी आसानी से हो जाएगी। क्या सच में? तुमने तो मेरी सारी परेशानियां ही खत्म कर दी। ठीक है, मैं भी पार्थ से बात करती हूँ। आप तीनों बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुमने जो ये सब खाना दिया है उसमें से थोड़ा मैं लेकर गरीब बच्चों को खिला सकती हूँ? बिल्कुल, ये सारा सोना और हीरा भी आपका ही है। आप इनका कुछ भी करिए, हम आपको और दे सकते हैं क्योंकि हम 3 जादुई बच्चे हैं। ये सुनकर करिश्मा जल्दी से सारे सोने और हीरे को अलग अलग पोटली में बांध लेती है और खाने को गरीब बच्चों और लोगों को खिला देती है। जिसके पश्चात वो तीनों जादुई बच्चे उसके साथ घर लौटते हैं और जादू से वो और उसकी माँ खाना खाते हैं। अगले दिन करिश्मा सज धज कर पार्थ और सुमन से अपने रिश्ते की बात करती है। साथ ही उन तीनों जादुई बच्चे के बारे में बताती है। लालच के मारे सुमन पार्थ और करिश्मा की शादी धूमधाम से करा देती है, जिसमें नई बहू दहेज में 3 जादुई बच्चों के साथ गृह प्रवेश करती है। देखो, मैंने तो तुम्हारी बात मानकर शादी करा दिया, अब तुम इन 3 बच्चों का जादू दिखाओ मुझे। माँ जी, मेरे जेवर देखिए, सोने और हीरे से जड़े हैं। चिंटू मिंटू की वजह से हुआ है और शादी में जो आपने खाना खाया था वो सारा खाना किट्टू की वजह से आया है। चिंटू, मिंटू, किट्टू, क्या एक बार तुम माँ जी के सामने अपनी जादू का प्रदर्शन कर सकते हो? हाँ दीदी, आंटी मैं आपको टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती हूँ। तभी किट्टू के हाथ से एक तेज रोशनी में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान उसके सामने हाजिर होते हैं। ये देखकर बुढ़िया के मुंह से पानी टपकने लगता है और वो लपक कर खाने लगती है। क्या खाना है, एकदम मजेदार। आहा! करिश्मा, आखिरकार तुम्हारा जादू माँ पर चल ही गया। ये सब मैंने नहीं, चिंटू मिंटू किट्टू ने किया है। शुक्रिया तुम तीनों बच्चों का। कोई बात नहीं दीदी। तभी खाना खाते खाते सुमन एक जोर का विस्फोटक पाद मारती है
उसकी बदबू पूरे घर में फैल जाती है और महेश कहता है, अरे भगवान, जब तुम्हें हजम नहीं होता तो इतना सारा खाना लपड़ सपड़ कर खाने की क्या जरूरत है। इतना सारा खाना मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, इसलिए टूट पड़ी, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बापूजी। हाय सासू माँ जी, आपने बहुत जोर का छोड़ा है। चिंटू मिंटू, क्या तुम इस बदबू को हटा सकते हो? हाँ बिल्कुल। तभी चिंटू अपने जादू से पूरे घर में खुशबूदार फूलों की बरसात कर देता है, जिससे पूरा घर महकने लगता है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है, रईस के घर की तरह, जैसे किसी ने महंगे वाला परफ्यूम छिड़क दिया हो। वो तो है, अब मेरी बारी। ये कहकर चिंटू मिंटू अपने जादू से सोने के सिक्के और ढेर सारे हीरे की बरसात कर देते हैं। ये देखकर पूरा परिवार आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे कमाल हो गया, इतने सारे चमचमाते हीरे तो मैंने कभी नहीं देखे। बहू, तुम इन बच्चों को दहेज में लाई हो अपने साथ, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब हमारे हैं ना? जी बापूजी। ठीक है, तुम दोनों सो जाओ, अब जाकर हम यहाँ हैं और तुम तीनों बच्चे उस वाले कमरे में रहने चले जाओ जो सामने है। ठीक है आंटी। ये सुनकर पार्थ और करिश्मा अपने कमरे में चले जाते हैं और चिंटू मिंटू किट्टू भी। वहीं लालची सुमन उन सोने के सिक्कों को बेड पर फैलाकर महारानी की तरह लेट जाती है और महेश उन हीरों को हाथ में लेकर घूमता रहता है और उस खाने को भी कमरे में रख देता है। वक्त गुजरता है, बड़े प्यार से सुमन करिश्मा के साथ पेश आती है। एक दिन सुमन मिंटू से कहती है, ए बच्चे, घर में कितनी सारी गंदगी हो रही है, जाले लगे हैं, सफेदी खराब है, कुछ भी नहीं चमक रहा। क्या तुम अपनी जादू से ये सब कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये देखिए। मिंटू के एक चुटकी बजाते ही घर के जाले साफ हो जाते हैं, दीवार का पेंट बदल जाता है, पूरा घर चमकने लगता है। ये देखकर बड़ा सा मुंह खोलकर सुमन कहती है, तुम तो सच में कमाल हो, बड़ा अच्छा जादू आता है तुम तीनों बच्चे को। वो तो है। तभी घर के द्वार पर एक भिखारन खाना मांगती है, जिसे सुमन डांट कर भगा रही थी। चल चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी आ जाते हैं। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? किसी को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। मुझे ज्यादा मत सिखा, समझी? किट्टू मिंटू, अगर हम चले गए तो ये करिश्मा का जीना हराम कर देंगे। हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल, तुम सबक सिखाओ, मैं उन आंटी को खाना खिलाती हूँ। तभी वो बच्ची जादू से बहुत सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा देती है और करिश्मा को इशारा कर देती है। फिर करिश्मा उसे अंदर लाकर खाने को कहती है। वहीं चिंटू मिंटू सुमन को हवा में बार बार पटकते हैं तो कभी पंखे पर लटका कर कहते हैं, आंटी जी, कभी भी एक गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको वैसे ही अपमान आपने करिश्मा का किया था। अगर हमारे जाने के बाद आपने उसके साथ ऐसा किया तो हम यही सब करेंगे आपके साथ। बचाओ बचाओ मुझे, मेरा सर घूम रहा है। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। शुक्रिया चिंटू मिंटू किट्टू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम मुझसे मिलने तो आओगे ना? हाँ बिल्कुल। इस तरह वो तीनों बच्चे करिश्मा को ढेर सारा सोना, हीरे और खाना देकर चले जाते हैं, जिसके बाद सुमन अपनी बहू का सम्मान करके उसके साथ खुशी खुशी रहती है। एक काली देवरानी की 4 गोरी जेठानी। कोकिला नाम की औरत के 4 गोरे चिट्टे बेटे थे, जिनकी शादी भी गोरी चिट्टी बहुओं से हुई थी। चारों गोरी देवरानी को अपने रंग पर बहुत गुमान था। घर के काम बाद में पहले वो चेहरे की लीपा पोती किया करती थी। तभी कोकिला एक तेज आवाज में चारों बहुओं को कहती है, अरे चारों की चारों महारानियां कहाँ मर गई? चाय नाश्ता लाना है या तुम्हारे होते हुए मुझे होटल से खाना मंगवाना पड़ेगा? जरूर अपने चेहरे की रंगत को बढ़ाने के लिए रंग रोगन कर रही होगी। सास की बात सुनकर चारों गोरी बहुएं जो मेकअप कर रही थीं, फटाफट से चाय नाश्ता लेकर एक कतार में सास के पास खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। चाय पी लीजिए की बच्ची, क्या कर रही थी तू? सोनम बहू। ओ अब बाजी, मैं आपकी चाय ही बना रही थी, बस पकौड़े तल रही थी। और राशि, मिहिका, कमीनी तुम? माँ जी, कमीनी नहीं कामिनी। हाँ हाँ वही बोला, क्या कर रही थी? माँ जी मैं तो सब्जियां काट रही थी। वो माँ जी मैं बर्तन धो रही थी। माँ जी मैं जूस बना रही थी आपके लिए। काम तो तुम ऐसे करती हो जैसे 40 साल पुरानी बहुएं हो गई हो। काम नहीं किया जाता क्या तुमसे? तुम चारों में से एक भी ऐसी बहू नहीं जो मेरी एक आवाज पर खड़ी हो जाए।
लगता है अब मुझे अपने सबसे छोटे बेटे की शादी करानी ही पड़ेगी। ऐसी बहू लाऊंगी कि तुम चारों से नंबर 1 होगी। जब देखो मेकअप ही करती रहोगी। सास की बात सुनकर मन ही मन चारों बहुएं उसे कुछ न कुछ कह रही थीं। तभी घर की बड़ी बहू सोनम कहती है, वैसे माँ जी आपने ठीक ही कहा, राधे भैया की शादी अब आपको करा ही देनी चाहिए। 24 तो पार कर ही ली है उन्होंने और अच्छी खासी नौकरी भी है उनकी। हाँ, कल से ही मैं राधे के लिए अच्छी बहू ढूंढूंगी। कुछ देर बाद दोनों देवरानी मेहिका और कामिनी दोनों जिठानियों के कंधे दबाते हुए कहती हैं, वैसे एक तरीके से ठीक ही हुआ, माँ जी ने देवरानी लाने की बात तो कही है, देखना उस पर तो हम और हक जमाएंगे। हाँ दीदी, अब मुझसे भी छोटी इस घर की देवरानी आ जाएगी तो मैं उससे अपने पैर दबाऊंगी, मजा ही आ जाएगा। अच्छा तुझे भी जेठानी बनना है क्यों? हाँ बड़ी जेठानी जी, इस घर की सबसे छोटी बहू हो तो थोड़ा मेरा तो सोचना बनता है। हाँ दीदी, इस तरह से इसका सोचना भी सही है। मैं तो कहती हूँ 5वीं नंबर की देवरानी जब आएगी तो हम चारों जेठानी उस पर ऐसा हक जमाएंगे कि घर का झाड़ू पोंछा बर्तन सब वही करेगी। हाँ बिल्कुल, लाने दो माँ जी को अपने मन पसंद की बहू। अगले दिन कोकिला पंडित जी से कहकर लड़कियों की तस्वीर देखती है, जिसमें उसे एक सीधी सादी मासूम सांवले रंग की पीहू पसंद आती है और पंडित जी से पूछताछ वो करती है, अरे ये लड़की तो बहुत सुंदर और सुशील है, बस सांवले रंग की वजह से इसका रिश्ता कुछ महीने से हो नहीं पाया है, पर आपको क्यों पसंद आ गई है? मुझे ये इसलिए पसंद आ गई क्योंकि इसके चेहरे में ही सादगी झलक रही है और ज्यादा मेकअप करने का शौक नहीं है। तो ये मेरी चारों बहुओं की तरह मेकअप नहीं करेगी, बल्कि घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान देगी। मैं अपने बेटे राधे की शादी इसी से करूंगी। हाँ ठीक है कोकिला बहन, मैं पीहू के माता पिता को यह संदेश पहुंचा देता हूँ। बस फिर क्या था, कोकिला अपने बेटे राधे की शादी काले रंग की पीहू से धूमधाम के साथ करा देती है। गृह प्रवेश करने के बाद ही चारों गोरी जिठानियां हंसते हुए कहती हैं, अरे माँ जी, ये क्या, आपने हमारे इतने सुंदर देवर की शादी इस काले कोयले से क्यों कर दी? भला आप इसे अपनी बहू बनाकर कैसे ला सकती हो? हाँ माँ जी, अरे हम चारों को तो देखिए, इसका हमारे साथ कोई मुकाबला भी नहीं है। माँ जी, मुझे तो ये हमारे घर की बहू किसी भी एंगल से नहीं लग रही है। अरे बाप रे बाप, इस काली कमली से मैं अपने कंधे कैसे दबाऊंगी? कहीं इसके छूते ही मैं काली पड़ गई तो? बस बहुत हुआ, बहुत बोल लिया तुम चारों ने मेरी बहू के बारे में। बहुत सोच समझकर मैं इसे अपनी बहू के रूप में लेकर आई हूँ। इसका अपमान जो किया है, अभी इससे माफी मांगो। कोई बात नहीं माँ जी, जेठानी जी मुझसे बड़ी हैं, अभी मेरे साथ सामंजस्य बिठाने में उन्हें वक्त लगेगा, वक्त के साथ मुझे जान जाएंगी। तुम तो बहुत अच्छे दिल की हो, देखना एक दिन भाभियां तुम्हें अपना लेंगी। बिल्कुल नहीं, हम इस काली कोयली से माफी बिल्कुल नहीं मांगेंगी। चारों गोरी जेठानियां एक कतार में मुंह फुलाकर कमरे में चली जाती हैं। तभी राधे और कोकिला पीहू को दिलासा देती है। पहली रसोई में पीहू सबका दिल जीत लेती है। 3 दिन के भीतर वो ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। पीहू सबका पसंदीदा खाना बनाकर तैयार कर देती है। तभी उसकी चारों गोरी जेठानियां चुपके से रसोई में आकर उसके खाने में नमक मिर्च मिला देती हैं और कहती हैं, बहुत शौक है ना माँ जी को नई काली देवरानी के गुण गाने का। आज ऐसा सुनाएंगी कि हमारे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। हाँ छोटी, चल, हमें भी तो उसे सुनाना होगा ना। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर जब सब खाना खा रहे थे तो सास खांसते हुए कहती है, आय हाय, तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया। इतना बेकार खाना कैसे बना लिया पीहू बहू तूने? खाने में इतनी नमक मिर्च कौन डालता है? देखा माँ जी, आपकी काली कमली बहू को खाना बनाना भी नहीं आता। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैंने तो ठीक से खाना बनाया था, स्वाद अनुसार। पता नहीं तीखा कैसे हो गया। हाँ हाँ, किसी ने जादू मंत्र से तुम्हारे खाने को खराब कर दिया, यही कहना चाहती हो ना? नहीं नहीं जेठानी जी। माँ जी, पता नहीं आप भी काली बहू में क्या देख कर लाई, इससे तो बढ़िया हम ही हैं, आपकी गोरी बहुएं। पीहू खड़े खड़े रोने लगती है। तभी राधे उसे समझाता है, जिसके बाद वो चुप हो जाती है।
तभी पड़ोसी निर्मला आकर बहू की मुंह दिखाई की बात करती है। अरे ओ कोकिला, लगता है काली बहू के आने की वजह से इस बार तू मुंह दिखाई नहीं करेगी। मुंह दिखाने लायक भी है ये। अरे मुंह दिखाई तो मेरी हुई थी, जिसमें मुझे सोने हीरे के जेवर और कीमती तोहफे मिले थे। बहू भाषण बंद कर ले अपना। और निर्मला, तू मुंह दिखाई की टेंशन मत ले। कुछ ही दिनों में मुंह दिखाई करूंगी बहू की, तो बुलाऊंगी तुझे। ये बात सुनकर निर्मला उल्टे पांव चली जाती है। वहीं चेहरे पर मुस्कान लिए पीहू अपनी जेठानियों का ताना सुनकर उनका सारा काम करती है। तो कभी जेठानियां पड़ोसियों के सामने अपनी काली देवरानी के दबे रंग का उपहास उड़ाकर खुश होती हैं। जेठानियां सारे टाइम मेकअप करके सेल्फी लेती हैं और बेचारी पीहू को तंग करने का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। इस बात से परेशान होकर पीहू अपने चेहरे पर 100 तरह की जड़ी बूटियां, महंगे क्रीम लगाने लगती है, जिससे उसके मुंह पर दाने आ जाते हैं। चेहरा पहले से बदतर हो जाता है। खुद को शीशे में ऐसे देखकर पीहू बहुत रोती है। तभी चिंतित कोकिला कहती है, हे भगवान, बहू ये क्या कर लिया तूने अपने चेहरे पर। रोते रोते पीहू सास को जेठानियों की सारी करतूतों का हाल सुना देती है। ये सुनकर कोकिला उसे चारों बहुओं के सामने ले जाती है। उसकी बिगड़ी सूरत देखकर वो फिर हंसती है। तभी कोकिला गुस्से से कांच का गिलास फोड़ती है। चारों जेठानियां सहम जाती हैं। शर्म करो, तुम चारों जेठानियों के कारण ही उसने अपने चेहरे को क्या कर लिया। इतना भी किसी को नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो ये सब करने पर मजबूर हो जाए। तुमसे लाख गुना अच्छी छोटी बहू है। घर की सारी जिम्मेदारी निभाती है, सारा काम अच्छे से करती है, पर तुम सिर्फ मेकअप करती हो। पीहू बहू ने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है? लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ उसके काला रंग ही दिखता है, उसका अच्छा दिल तुम नहीं देख पाई। सास की बातें सुनकर चारों गोरी बहुओं को अपनी गलती का पछतावा होता है और माफी मांगकर पीहू को वो गले लगा लेती हैं। पीहू, अब से हम तुम्हारा मजाक कभी नहीं उड़ाएंगे। तुम्हारी कदर हमें तो हो ही चुकी है। तुम काला कोयला नहीं, बल्कि इस घर का चमकता हुआ हीरा हो। हाँ पीहू, तुम फिक्र मत करो। मुझे ऐसे नुस्खे पता है जिससे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुमने हमें माफ तो कर दिया ना? हाँ जेठानी जी, मैंने गले लगाते ही आप चारों को माफ कर दिया। इसके बाद पांचों बहुएं एक होकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। जिसके बाद कोकिला पीहू की मुंह दिखाई कराती है और सब उसे बढ़िया तोहफे से नवाजते हैं। नई चुड़ैल बहू का जादुई लहंगा। शोरूम में लहंगा पहनकर रील बनाते हुए, हाय हाय लाइट करा दे मेरे काले बाल वे कितों सजा के रखा सूट पुरानिया। मैनू लहंगा ला दे महंगा जा मर जानिया। इन्ने पैसे दस तू किथे लेकर जानिया। वे मर जानिया। ये बन गई मेरी रील, अब अपलोड करूंगी। मैडम, अगर आपको ये लहंगा लेना है तो बता दीजिए। आप फ्री में रील्स मत बनाइए प्लीज, ये अलाउ नहीं है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, अगर थोड़ी सी देर के लिए मैंने आपका लहंगा पहनकर ट्राई कर लिया तो इसमें क्या ही जा रहा है। वैसे भी मैं फेमस होंगी तो आपका लहंगा फेमस होगा, जिसे देखकर लोग यहाँ पर खरीदने आएंगे। आपको ये लहंगा चाहिए तो बताइए, वरना टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाउ कुड यू से दिस टू मी? अब मुझे यहाँ से शॉपिंग नहीं करनी, मैं कहीं और से लहंगा ले लूंगी। मैम सॉरी, आप यहीं से ले लीजिए ना लहंगा ये वाला। नहीं, मुझे नहीं लेना अब। रागिनी क्यों नखरे कर रही हो, ले लो इसे ही। तुम तो मत ही बोलो, अपने लिए शेरवानी खरीद कर बैठ गए हो ना, लेकिन मुझे चाहिए बढ़िया से बढ़िया लहंगा। तुम जानते हो ना, उस लहंगे को पहनकर मैं तुम्हारे सामने आऊंगी, शर्माऊंगी और नाचते हुए स्टेज पर जाऊंगी। कोई चाहे कितना रोके करूंगी प्यार। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार। मैं फैन हुई उनकी, मेरे सैया सुपरस्टार। ये चुड़ैल और कितनी बार अपनी अदाओं से मेरा दिल लूटेगी। जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओह, जिन्हें मैंने मार सटिया ओह। उनका डांस देखकर स्टाफ उन्हें भगा देता है, जिसके बाद दोनों दूसरे मॉल जाकर लहंगा ढूंढते हैं। रागिनी कहती है, जान, मुझे ये रेड और गोल्डन कलर का लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे ऊपर बहुत खलेगा। मैं इसे ट्राई करूं?
नहीं नहीं, तुम यहाँ ट्राई करोगी तो फिर से लहंगा पहनकर रील बनाओगी। घर चलो, परसों हमारी शादी है, तभी पहन लेना। सुनिए, आप इसे पैक कर दीजिए। माधव क्या है, तुम्हें जरा सी मुझे मेरे मन की भी करने दिया करो। तुम्हारी मन की ही हो रही है, घर पहुंच जाओ, तुम्हारी मेहंदी भी लगेगी, फिर हल्दी भी, और मुझे भी तो घर पर काम है। ठीक है, खड़ूस होने वाले भूतिया पति। इस तरह माधव वो लहंगा लेकर रागिनी को दे देता है और कार से उसे अपने ससुराल ड्रॉप कर देता है। तभी रागिनी की चुड़ैल माँ मोहिनी आकर कहती है, ले आई मेरी बेटी महंगे वाला लहंगा दामाद जी को लूट कर। हाँ मम्मी, मैंने तो उन्हें बहुत चक्कर कटवाए। आप तो जानती हैं, आसानी से लहंगा पसंद नहीं आ रहा। बड़ी मुद्दतों के बाद मुझे लहंगा पसंद आया। ओके मम्मी। रागिनी की माँ चली जाती है। तभी रागिनी अपनी शादी का जोड़ा पहनकर कहती है, हाय मर जावा, गुड़ खाकर मैं इतनी सुंदर भी हो सकती हूँ, पता नहीं था। मेरा बस चले तो रोज लहंगा पहनूं। उन्होंने वहाँ तो रील बनाने नहीं दी, यहाँ बना लेती हूँ। पता नहीं शादी में रील बनाने का मौका मिले या ना मिले। सबकी बारातें आई हो, सबकी बारातें आई, डोली तो भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। नाचते नाचते रागिनी गिर जाती है, जिससे उसका लहंगा फटने की आवाज आती है। ये देखकर वो कहती है, अरे मोरी मैया, ये क्या, मैंने अपने लहंगे का शादी से पहले ही स्वाहा कर दिया। अब माँ मुझे छोड़ेंगी नहीं और माधव जी तो जान ही ले लेंगे मेरी। लहंगा कैसे ठीक होगा? जादू करती हूँ। शिन शिन शू, शिन शिन शू। चुटकी बजाकर रागिनी अपना लहंगा ठीक करने की कोशिश करती है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता और रोते हुए अपने स्वर्गवासी पिता की तस्वीर देखकर वो कहती है, पिताजी अब क्या होगा? आपकी बेटी की शादी कैसे होगी? मेरा लहंगा फट गया, मैं बहुत मुश्किल में आ गई हूँ। लगता है अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी। ये कहकर वो अपने हल्दी और मेहंदी की रस्म में चली जाती है। तभी उसके भूतिया पिता की आत्मा आकर कहती है, मैं अपनी बच्ची को ऐसे परेशान नहीं देख सकता, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। मैं इसके लहंगे को जादुई लहंगा बना दूंगा, जिससे उसके ससुराल वाले बहुत खुश रहेंगे। तभी चुटकी बजाते ही वो लहंगा एक चमचमाता नया लहंगा और जादुई लहंगा बन जाता है, जिसकी खबर रागिनी को नहीं होती। तभी वो अपने कमरे में जाकर लहंगे को देखती है। अरे मेरा लहंगा तो फट गया था, ये इतना शाइन कैसे कर रहा है? ठीक कैसे हो गया? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। किसी से पूछ भी नहीं सकती, वरना पता चल जाएगा। छोड़ो, जिसने भी मेरा महंगा लहंगा ठीक किया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन दोनों भूत और चुड़ैल की शादी धूमधाम से हो जाती है, जहाँ उसकी सास प्रेमा चुड़ैल कहती है, बहू तेरा लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, एक डांस तो कर दे मेरे बेटे के साथ। जरूर माँ जी। हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे। अरे तू हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी सोनिए। हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे। हम घर में कहीं छुप जाएंगे। रागिनी के डांस करते ही उसके लहंगे से सोने के सिक्के की बरसात होने लगती है। ये देखकर सास कहती है, अरे वाह बहू, तेरे लहंगे से तो सोने के सिक्के निकल रहे हैं। महंगे वाला लहंगा बनवाया है लगता है। भला मेरे लहंगे से सोने के सिक्के कैसे निकल सकते हैं? ये कैसा जादू है? हाँ माँ जी, महंगा है बहुत। चलो तुम दोनों थक गए होगे, गृह प्रवेश करती हूँ। प्रेमा के गृह प्रवेश करते ही उसके लहंगे में से तेज रोशनी निकलती है और सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। भला मैंने इतना भी लहंगा नहीं महंगा दिलाया जो सोने के सिक्के निकलने लगे। जरूर इसने ही कारस्तानी कर ली होगी अपने जादू से, माँ का दिल जीतने के लिए। अरे वाह वाह भाभी, आपका लहंगा तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपके लहंगे से जो पैसे निकल रहे हैं, क्या उससे आप मेरी थोड़ी मदद करेंगी? मुझे अपने लिए आईफोन लाना था। अरे हाँ हाँ ननद जी, ये सारे सोने के सिक्के आपके हैं मेरी तरफ से। लगता है मेरी चुड़ैल बहू खजाने की देवी है। देखो तो ससुराल में आते ही पैसे बरसाने शुरू कर दिए। इससे पता है इसके ससुराल वाले कितने गरीब हैं। अरे माँ जी, खुद को ऐसे गरीब मत कहिए। अब तो मैं आ गई हूँ तो पैसा ही पैसा है। तभी रागिनी के भूतिया ससुराल वाले उसे झूले पर बिठाकर कहते हैं, बहू तुझे घर में अब से काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तू महारानी की तरह फरमाइश कर, तुझे जो चाहिए हमें बता। अरे भाभी, आप मुझसे कहना, आपके सारे कपड़े मैं प्रेस करूंगी। जो बोलोगी वो खिलाऊंगी। वड़ा पाव, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, नान, छोले, पूड़ी। ठीक है माँ जी।
ऐसे ही रागिनी चुड़ैल के ससुराल वालों को पैसों की जरूरत होती है, तो रागिनी थोड़ा अपने जादुई लहंगे से उनकी मदद कर दिया करती थी। शाम को रोते हुए एक बूढ़ा उसके पास आकर कहता है, अरे बेटा, मेरी मदद करो, मेरी पोती बहुत बीमार है और मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद करो। बाबा आप अंदर आइए और खाना खा लीजिए, मैं पैसे लाती हूँ। तभी रागिनी खाना देकर उसे चली जाती है और अपना जादुई लहंगा पहनकर जैसे ही चलती है तो फिर से सोने के सिक्के निकलते हैं। इन सोने के सिक्कों को वो उन बाबा को देकर कहती है, बाबा ये सोने के सिक्के हैं, इन्हें बेच देना, उन पैसों से आपकी बहुत मदद हो जाएगी और खाना खा लीजिए। अरे बस बेटा, पेट भर गया। ऐसे ही तू हर गरीब की मदद करके उनका मसीहा बनना बेटा। वो पैसे लेकर चले जाते हैं। तभी सास बहू के पास अच्छा अच्छा खाना लाकर कहती है, ले बहू, मैं तेरे लिए अटरम शटरम लेकर आई हूँ, खा ले, बहुत बढ़िया बनाया है। अरे वाह 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 वाह, जानती हूँ आपको बदले में कुछ चाहिए, बताइए क्या चाहिए। अब बहू, मैंने कभी सोने का हार या सोने की अंगूठी और कंगन कुछ नहीं पहना, इसलिए तू मुझे सोने के सिक्के दे दे ताकि मैं उनसे सोने के जेवर बनवा लूं। आधे तू ले लेना, आधे मैं। अरे माँ जी, इतनी सी बात बस। तभी रागिनी कमरे में जाकर अपना लहंगा पहनती है। उसके चलते ही उसे बहुत सारे सोने के सिक्के बरसते हैं। इन सिक्कों से बहुत सारे बनवाकर प्रेमा चुड़ैल गहनों से लद जाती है। एक दिन रागिनी कहती है, मेरे जादुई लहंगे की वजह से सब खुश हैं, पर आखिर जादुई लहंगा कैसे बना। तभी उसके पिता की आत्मा उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, मेरी बेटी मुझसे कुछ मांगे और मैं पूरा न करता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। पापा आप। ये कहकर उसके पिता गायब हो जाते हैं और रागिनी चुड़ैल अपने पिता के प्यार को समझ जाती है और अपने जादुई लहंगे के राज को राज बनाए रखती है और दूसरों की इससे मदद भी करती है।